हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हम दीगर इश्यूज पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर का जिक्र करेंगे और अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। और वो है एक दिन में 2 मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफे। सबसे पहले हैं जी मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा WHO से वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी दावत पर अपना ओहदा छोड़कर आए थे। मुआविनीन खुसूसी में जो दूसरा नाम है वो है मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरूस साहिबा। तो ये भी गूगल में एक बड़ा अहम ओहदा छोड़कर पाकिस्तान आई वजीर आजम इमरान खान की खास दरखास्त पर। डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफे की वजह बताई कि जो हुकूमत पर जारी तनकीद थी, मनफी बहस थी और मुआविनीन खुसूसी पर जो शदीद तनकीद की जा रही थी, जबकि उन्होंने बताया कि उन्होंने ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की दावत पर WHO में अपनी नौकरी छोड़ी। और अब जबकि कोविड के नंबर्स डिक्लाइन करने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए वो अपना इस्तीफ़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। तानिया इदरूस साहिबा की बात करें तो हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया का एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश करने वाली डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की सरबराह और वज़ीर आज़म की मुआविन तानिया इदरूस ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफा पेश किया है और इसमें मुस्ताफ़ी होने की वजह उन्होंने दोहरी शहरियत बताई है। तानिया इदरूस जैसे कि हमने आपको बताया गूगल का एक अहम तरीन ओहदा छोड़कर पाकिस्तान आई थी और वो चाहती थी कि पाकिस्तान में जो डिजिटल स्टडीज़ हैं और इस ज़िम्मे में बड़ी तरक्की हो। तो सवाल हमने इसके ऊपर कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट से कि ये दोनों इस्तीफे क्या इनका मतलब है, क्या शदीद तनकीद की जद में आए वज़ीर आज़म के दीगर मुआविन खुसूसी भी इस्तीफे देंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ देंगे। तो भट्टी साहब, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो इस्तीफे हैं ये रज़ाकाराना तौर पर नहीं आए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद रिक्वेस्ट की थी, इसमें कितनी सदाकत है? एक तो अंदर की खबर से याद आया कि अगले से अगला सवाल आपका है वो नैब बिल पे। तो जब अपोजिशन की तरमीम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे लोग, तो इमरान खान साहब सुना कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा है कि ये तरमीम है, इसका मतलब है कि मैंने जो 22 साल स्ट्रगल की है वो तो इसका मतलब उसको तो फारग कर दो फिर, और ये हम इस्तीफे दे के फिर घर चले जाएं, अगर ये तरमीम है और इस तरह नैब को करना है और इस तरह एहतसाब को करना है। तो ये खैर उससे अगले सवालों में बाकी सारा कुछ होगा। तो अब ये है कि तानिया इदरूस ये कुछ कर नहीं पा रही थी। एक तो ये इनको 2 मरतबा कहा गया कि आप अपना प्लान सबमिट करें, नहीं कर पा रही। दोहरी शरीयत पर चली मुहिम से भी डिस्टर्ब थी और उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए लिखा है कि हमेशा पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी रहूंगी। अच्छी बात है, मगर आज उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया, अपनी दोहरी शरीयत 2 शरीयतों को ज्वाइन कर लिया, ये भी साथ देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक मुबैना तौर पर डिजिटल SAPM बनने के बाद डिजिटल फाउंडेशन पाकिस्तान वो कंपनी बनाई, उससे के बाहर से पैसा आएगा और वो पैसा हम आगे पूरे मुल्क में देंगे। इसमें मुबैना तौर पर इनके पार्टनर थे जहांगीर तरीन और बशीर मोहम्मद। और एक शो में इन्होंने बताया था, अरशद शरीफ साहब के शो में, कि मैंने वज़ीर आज़म से डिस्कस करने के बाद ये किया। जब उनसे वज़ीर आज़म हाउस से पूछा गया, वज़ीर आज़म हाउस से, तो उन्होंने कहा कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। ये ऐसे ही है जैसे रिपोर्ट कार्ड में मैं रिपोर्ट कार्ड करूं और रिपोर्ट कार्ड फाउंडेशन भी बना लूं और उसमें फिर पैसे ला के सारों को आगे खुद और ये आगे करता रहूं। तो अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो जफर मिर्जा साहब, अल्लाह के फजल से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था इनका, मुबैना तौर अपना दवाइयों का कारोबार भी था, परफॉर्मेंस कारकर्दगी भी अल्लाह मालिक थी। इस्लामाबाद 24 किलोमीटर के ये एडवाइज़र थे, बाकी सारों आप 18वीं तरमीम के बाद तो सारों के अपने अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद के इस अस्पतालों की हालत कमाल की पतली थी, तबाही फिरी हुई थी। ये एडवाइज़र थे, खुद आगे इन्होंने 7 एडवाइज़र रखे हुए थे, 7 एडवाइज़र। और एक यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है, वहाँ का जो VC लगाया था वो एफिड्रीन केस में 6 महीने जेल भुगत के ज़मानत पर था। बाकी सारे अस्पतालों के जो इंचार्ज थे वो सारे जूनियर लगाए हुए थे और सारे कायम मकाम थे, कोई मुस्तकिल नहीं था। इसके अलावा भारत अद्वियात स्कैंडल भी था,
FIA इंक्वायरी भी थी, कोरोना में कोरोना दवाइयों वाला मामला भी था, सैनिटाइजर और मास्क वाला मामला भी था, और इसके अलावा बहुत सारे 2-4 और ऐसे मामले भी हैं जो अब आगे जाके आपको नजर आएंगे, वो भी मैं नहीं बताता। इनसे भी, और ये मजे की बात सुने, मुबैना तौर पर WHO के मुलाजम थे दरमियानी सतह के, और वहां से सुना जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन्होंने रिजाइन नहीं किया था, छुट्टी लेकर आए हुए थे, हमें मुल्क कौम की मोहब्बत में। आने वाले 2-4 मामले और यानी अल्लाह के फजल से WHO के, आप मैडम शेख, आप मुझे फंसा के आपने पतली गली से निकल जाना। WHO के से मुबैना तौर पर ये छुट्टी लेके आए हुए थे मुल्क कौम की खिदमत के लिए। अच्छा, इसके बाद अब सुना जा रहा है कि आज डिस्कशन हो रही है कि अभी और भी इस्तीफे आएंगे, ये आज की खबर है। वैसे तो मैं तो अभी भी कायम हूं कि बुजदार साहब भी ईद के बाद जाने वाले हैं, लेकिन जब भी मैंने बुजदार साहब की बात तारीफी की है वो पक्के हो गए, मजबूत हो गए हैं, तो चलो एक मरतबा फिर सही। अच्छा, दोहरी शरीयतों वाले भी लोग हैं। इमरान खान साहब, आपके पास दोहरी शरीयतों वाले लोग हैं, और आपने कहा था दोहरी शरीयतों वालों का क्या करना चाहिए। रजाक दाऊद साहब भी हैं, नदीम बाबर साहब भी हैं, जिनके अपने भी वही बिजनेस हैं, कारोबार हैं फैमिलियों के, जो जिन पर वो मुतय्यन है। और आटा, गंदम, चीनी में उस्मान बुजदार और असद उमर साहब और बहुत सारे हैं। मैडम शेख, जो इस वक्त की इतलात थी वो अब फिर, यानी मैं फिर बात तारीफी करूंगा, और यकीन करें फिर इस्तीफे रुक जाने हैं, लेकिन सुना यह जा रहा है कि 5 से 7 और लोग भी जाने वाले हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। भट्टी साहब कह रहे हैं जी 5 से 7 और लोग जाने वाले हैं। जबरदस्त। हसन साहब, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता मुनीब की तरह। इसमें मैं किसी तफसील से वाकिफ नहीं हूँ, ना कोई अखबार में अभी तक कुछ तरह की बात आई, तो आई हैव नो क्लू एट ऑल, खामखा जी बात बराए बात नहीं करनी। मुनीब साहब, अच्छा, अब इसमें ये है कि जहाँ तक तानिया इदरोस साहिबा का ताल्लुक़ है, मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर भी, एक तो अरशद शरीफ साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी, हामिद मीर साहब का भी मैंने देखा है, वो भी ये उनकी तरफ से कहा गया है, दोनों बड़े पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कि ये इस्तीफ़ा तानिया साहिबा ने ख़ुद नहीं दिया, उनसे लिया गया है, और इसकी जो अंडरलाइंग रीज़न है वो कुछ और है, ये डुअल नेशनैलिटी नहीं है। ऑल्दो जो उन्होंने रीजनिंग दी है कि मैं वहाँ क्योंकि पैदा हुई और बाय चॉइस वहाँ की शरीयत मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन अगर किसी के लिए सर्व करना पाकिस्तान का मकसद था तो, और पाकिस्तान ज़्यादा अजीज़ था, तो फिर वो रिलिंक्विश भी की जा सकती है सिटीज़नशिप को, इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अब तक इन्फॉर्मेशन आई है तानिया इदरोस साहिबा की तरफ से, वो यही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बहरहाल हुकूमती ज़राए तो ये नहीं कह रहे, उनका ये कहना है कि इस्तीफ़ा लिया गया है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से भी ऐसी ही बातें आ रही है। देखिए, ये मीडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि जी मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है, ऐसा नहीं है। मीडिया की तनकीद तो बहुत बाद में आती है, ये तनकीद वफाकी काबीना में बैठे बहुत से इलेक्टेड MNA जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, उन्होंने की है, और वो ऐसे मेंबर्स हैं जो एक एक नहीं बल्कि कई तो 2-2 हलकों से इलेक्शन जीते हुए हैं। उनको इस बात की तकलीफ़ भी है, वो ये सवाल भी पूछते हैं कि ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं इनको इतनी अहम जिम्मेदारियां ओहदे सौंप दिए जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत के लिए जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जैसे उनमें अगर मैं समझूं कि अगर अनइलेक्टेड लोगों में से कुछ सबसे ज़्यादा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर किसी पर बैंक कर रहे हैं तो वो शहजाद अकबर साहब हैं, कि वो पहले स्पेशल असिस्टेंट थे टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, फिर उन्हें दाखिला का चार्ज भी दिया गया। इफ़ेक्टिवली इस वक्त वो वज़ीर दाखिला हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एजाज शाह साहब बस नाम के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री इस वक्त शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर भी वही देख रहे हैं, जो भी मामलात हैं, और वो वज़ीर आज़म के बहुत करीब भी समझे जाते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बहुत से कैबिनेट मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि क्योंकि वो हल्के की सियासत करके आते हैं, ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इन इस्तीफ़ों से ये समझने लगे कि देखिए जी ये तो देखिए एक दिन में 2 इस्तीफ़े आ गए और हुकूमत के को बड़े बुरे दिन आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत के अगर किसी को ये आस है कि हुकूमत के बुरे दिन आ रहे आएंगे तो वो
किसी इत्तेहादी के इधर उधर होने से होंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई नाराज़ हो जाए, वो ऐसे कि वो इत्तेहाद छोड़े और इस तरह छोड़े कि पता चले कि वाकई उसको कहा गया है कि भाई अब तुम साइड पर हो जाओ, तब हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है। इन इस्तीफ़ों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इन असामियों को पुर कर लिया जाएगा और लोग आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, तानिया इदरूस साहब अपने इस्तीफे में गिला करती हैं, कहती हैं बड़ी अफसोस की बात है कि किसी पाकिस्तानी, किसी शख्स के जज्बा खिदमत को उसकी शहरियत से तोला जाता है। जी, मेरा ख्याल है शहरियत से तोलना ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि शहरियत से नहीं तोला जाता। दोहरी शहरियत टू बी स्पेसिफिक, दोहरी शहरियत की बात करें। अच्छा। एक कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है। देखिए, इस्तीफ़ा अगर लिया गया है तो इस्तीफ़ा लेना जो है वो दरअसल सैकिंग है, यानी आपको बरतरफ किया गया है। और जब इस्तीफ़ा आदमी खुद देता है तो फिर कोई अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए रेजिग्नेशन देता है, या ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए कि जी चूँकि उन पे ये तनकीद हो रही है लिहाजा वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ दोनों केसेस में नज़र ये आता है, बल्कि डॉक्टर मिर्ज़ा के केस में तो एक इंक्वायरी भी चल रही है और वो मेरा ख्याल है तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। उन पे तो बड़े सीरियस चार्जेस भी हैं, ऐन मुमकिन है कि उनका नाम ECL पर भी आ जाए। इसकी इस हद तक बात आगे जा सकती है, लेकिन मैं इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूँ। मेरा ख्याल है इमरान खान के हक़ में ये बात जाएगी। अगर दोहरी शहरियत वालों के असासे उन्होंने ज़ाहिर करवाए हैं तो ये भी एक मुस्बत पहलू है। अगर उन्होंने जहांगीर तरीन से पीछा छुड़ाया है तो ये भी एक मुस्बत पहलू है। गवर्नमेंट के अंदर से जब आप लोगों को निकालते हैं और उन पे किसी इल्ज़ामात की वजह से निकालते हैं तो ये बड़ी बोल्ड फैसले होते हैं। एक ऐसे मौके पे जब आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके इत्तेहादी आपसे खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, हर तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो घूम रही हैं, तो उस मौके पे जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो ये दरअसल एक गवर्नमेंट का इत्मीनान जो है वो ज़्यादा बहाल होता है लोगों पे। लोगों में उनका इमेज बेहतर होता है कि आपने किसी की बुनियादी वजूहात की बिना पे निकाला है। आपने इसलिए नहीं निकाला कि कोई आपकी गवर्नमेंट छोड़ के चला गया, कोई MNAs अलग हो गए, कोई MPAs अलग हो गए। वो जो सीरियस सूरत हाल होती है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि कुछ लोग और भी हों, लेकिन एक बुनियादी जब उन पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने जब ये तनकीद की कि जी दोहरी शहरियत के लोगों को जो है वो ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा जो है वो पावरफुल नज़र आते हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स नज़र आते हैं, तो उससे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुश्किलात होती हैं। तो वो एक जेन्युइन रीज़न थी अपने MNAs को, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज करके उन्होंने कहा दोहरी शहरियत वालों को कि आप अपने असासे ज़ाहिर करें। इसी तरीके से ये चीज़ें अगर उसी डायरेक्शन में चलती हैं तब तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर उस चीज़ के बिल्कुल दूसरे आगे चल के सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है तो फिर एक सूरत हाल में मेरा ख्याल है जो है इमरान खान के लिए परेशानी है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि इन एक्शन से इमरान खान कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होंगे। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब ने जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि उनको लगता है, उनकी राय ये है कि इन एक्शन से वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूत होंगे, उनकी हुकूमत मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी पाई जाती है कि जो बाहर से एक्सपर्ट्स आएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही विजन था कि बाहर से हम एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और वो खिदमत करेंगे मुल्क की, तो उनको कैसा तासुर मिलेगा, उनमें कैसा पैगाम जाएगा? देखिए, मेरी ज़ाती राय वही है जो इस वक्त पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर कोई प्रोफेशनल बाहर से आता है और अगर वो उसकी डुअल नेशनलिटी इस वजह से है कि वो बाहर पैदा हुआ और वो पाकिस्तान में अब आके सर्व करना चाहता है, तो SAPM पर कोई ऐसी पाबंदी आपका आइन नहीं लगाता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तान में आके सर्व करना चाहता है तो वो बिल्कुल करे, उसका हक है। दोहरी शहरियत है उसके पास, लेकिन पाकिस्तान की भी शहरियत है तो वो हक रखता है, और दुनिया के कई ममालिक हैं जो इस बात की इजाज़त भी देते हैं। लेकिन मसला दो इशूज़ का है। एक मसला ये कि जो मयार सेट किया था इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन के लिए, वो उनके आड़े आ जाता है, और इसीलिए तनकीद हो रही है इस वक्त जो तमाम SAPM या एडवाइजर जिनकी डुअल नेशनलिटी है, वो इसीलिए तनकीद हो रही है क्योंकि इमरान खान ने एक बयानिया सेट किया था कि आपका जीना मरना अगर पाकिस्तान में होगा
अगर आप अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो आप पाकिस्तान में सियासत करें, अदरवाइज आपको सियासत का हक नहीं है पाकिस्तान में। अब उन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं किया था कि मैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए बात कर रहा हूँ, एडवाइजर्स के लिए बात कर रहा हूँ या SAPM के लिए बात कर रहा हूँ। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए बात कर रहे थे जो गवर्नमेंट के अहम ओहदों पर होते हैं। वो कहते थे जीना मरना अगर पाकिस्तान में है, सारी जायदाद आए, तमाम शहरियत को छोड़ें और पाकिस्तान में आके बस जाएं, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान की सियासत में। तो जब ये मयार वो सेट करते हैं ऑपोजिशन के लिए, वो एक मुसीबत बन जाती है अब उनके लिए जब वो हुकूमत में आए हैं और उनको इस तरह की हायरिंग करनी पड़ रही है। दूसरा मसला, जैसे कि मुनीब ने बताया, गुलाम सरवर खान हो, फवाद चौधरी साहब हो और कई इलेक्टेबल्स हैं जो कि खुल के नहीं बोलते लेकिन पीछे वो पसे पर्दा ये बात करते रहते हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनका रोल बड़ा कम हो गया है, हुकूमत और काबीना अब SAPM और एडवाइजर्स के जरिए चलाई जा रही है। तो ये तनकीद ऑन रिकॉर्ड भी है, कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी एक इशू है जो इस वक्त हुकूमत के लिए अपना बना हुआ है, जो कि अंदर से उठ रहा है। लेकिन अब जरा इस मामले पे आते हैं ना कि ये 2 रेजिग्नेशन क्यों आए। मैंने भी पता करने की कोशिश की, हुकूमत में मेरे भी लोगों से बात हुई है। तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का केस जो चल रहा है इस वक्त, नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च की है, जो मेडिसिन की कीमतें बढ़ी है। मुझे जहां तक बताया गया है वो ये है कि ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। डुअल नेशनलिटी वाला मामला उनका जरूर है और वो कह भी रहे, लेकिन ये जो कीमतें बढ़ी हैं अद्वियात की और बहुत तेजी से बढ़ी हैं, उस पर नैब ने इंक्वायरी लॉन्च की है, ये एक वजह बनी है। तानिया इद्रूस का मामला कुछ अरसे पहले आपने देखा, पहले सोशल मीडिया पर आया और फिर टेलीविजन पर भी आया, और यही वजह इस वक्त PM हाउस के लोग बता रहे हैं कि उनकी उनसे रेजिग्नेशन मांगने की वजह बनी है। वो ये है कि जिस वक्त ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, फाउंडेशन, डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, उससे पहले डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो बनाई गई थी। और उस फाउंडेशन में देखिए 3 डायरेक्टर्स कौन थे, एक तानिया इद्रूस साहिबा थी, एक उसमें जहांगीर खान तरीन थे और जहांगीर खान तरीन साहब के लॉयर थे। अब जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त इक्वेशन में हुकूमत की या इमरान खान की जो इक्वेशन है उसमें कहां स्टैंड करते हैं ये हम सबको पता है। ये बात भी आपको बता दूं कि तानिया इद्रूस को लाने वाले जहांगीर खान तरीन साहब खुद हैं। ये तो मेरे ख्याल से ऑफिशियली उन्होंने जब उनको लॉन्च किया गया था तब उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी इसकी, लेकिन उससे पहले मेरी एक तरीन साहब से मुलाकात हुई। तरीन साहब ने बताया था कि डिजिटाइजेशन में हम कितना आगे जा रहे हैं और उसके लिए हमने एक शख्स को दावत दी है कि पाकिस्तान आके वो काम करें। तो वो तानिया इद्रूस साहिबा थी, तो तरीन साहब के वो करीब थी, वो लाने वाले उनको थे, उनके साथ कंपनी में। तो ये तमाम चीजें क्योंकि ट्रांसपेरेंटली नहीं की गई थी। अब जितना भी वो कहा जाए कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई ताल्लुक ऐसे नहीं होगा कि हम कोई हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लेंगे, हुकूमती ठेके उठा लेंगे, ये हो के ना हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया था, बताया नहीं गया। जब आप इतने अहम ओहदे पर हैं, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं थी, ये एक वजह बनी है उनसे इस्तीफा मांगने की। ठीक है जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आएंगे दूसरे सवाल के साथ वापस। जी जरा बात करते हैं ऑपोजिशन के इत्तेहाद और जो मुलाकातें हो रही हैं इस सिलसिले में उसकी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और जरा ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ ने बिलावल को APC में शिरकत की यकीन दहानी करवाई है और दोनों रहनुमाओं ने इतफाक किया कि कबल अज वक्त इंतखाबात का इनेकाद APC में सरे फहरिस्त होना चाहिए और नैब कवानीन में एजेंडा भी शामिल होना चाहिए। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, क्या कहना था पहले वो मुलाहिजा कीजिए। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। हमने अपने एनालिस्ट से सवाल आज पूछा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत कौन करेगा, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मजहर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है अगर ये कोई तहरीक चलती है, कोई लॉन्ग मार्च होता है, कोई मिलियन मार्च होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसी तरह की अब टर्म यूज़ होती हैं, तो उसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। लेकिन इस मरतबा मौलाना अपने सीधे हाथ में शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में जो है बिलावल भुट्टो का हाथ पकड़ेंगे, ताकि दोनों कहीं पीछे से गायब ना हो जाए जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था। तो मुझे लगता यही है, बाकी मुझे ये नहीं लगता कि कोई तहरीक चलने जा रही है, मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च वार्च होने जा रहा है
इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। अपोजिशन के अभी मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आपस में चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हुई हैं। पहले के मुकाबले में कुछ करीब ज़रूर आए हैं, लेकिन इस खदशे के साथ आए हैं कि कहीं एक दूसरे पर एतमाद जो है वो अभी भी पूरी तरीके से बहाल नहीं है। तो मुझे अभी तो क़यादत करना या इस तरह की चीज़ करना, बहुत कहना कुछ क़ब्ल वक्त है, बल्कि खासा क़ब्ल वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो है अपोजिशंस जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है और आई भी है। अच्छा, हसन निसार साहब। वन एंड द सेम थिंग, एक के वालिद स्कैंडल्स की जद में हैं, दूसरे के बेटे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, क़यादत से क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक मिसरा है, एक कबा और भी वो ज़ेरे कबा रखते हैं, दोनों ही एक तरह के हैं, कोई कर ले क्या फ़र्क पड़ता है। शहजाद इकबाल साहब, हसन निसार साहब कहते हैं परेशान ना हुआ करें। आप देख लें, मतलब ये सिर्फ एक क्लिप की बात नहीं है। जब ये एक पॉइंट ऑपोजिशन बनी थी इलेक्शन के बाद, उसी वक्त झगड़ा शुरू हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब को टास्क ये दिया गया था कि वो जाएं पीपल्स पार्टी को मनाएं कि आप जो है वो अपना इलेक्शन में से कैंडिडेट विड्रॉ करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसमें वो नाकाम हुए। मौलाना फजल रहमान साहब खुद कैंडिडेट बन गए जॉइंट ऑपोजिशन के। एहतसास साहब ने भी लड़ा पीपल्स पार्टी से, जॉइंट ऑपोजिशन के कैंडिडेट फजल रहमान साहब थे। उसके बाद फिर वो जो धरना था मौलाना फजल रहमान साहब का, उसमें भी यही बातें की गई थी जो कल आपने सुनाई है बातें, कि हम अभी तो निकलेंगे सड़कों से, हम आधे रास्ते में जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी, जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल कहा है। यही बातें आप रिपीट देख लें, धरने के पहले भी की थी। मौलाना फजल रहमान के धरने से पहले इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे, हम निकलेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। ये सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, ना अब कुछ होगा। इस मुल्क में सिर्फ धरनों की वजह से, एहतजाज की वजह से हुकूमतें नहीं गिरती हैं। ये बात मेरे ख्याल से हम सबको समझ आ जानी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख मेरे ख्याल से मजहर अब्बास साहब या हसन निसार साहब तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस मरतबा भी इस बात का कोई इम्कान नहीं है। और इसकी एक आला मिसाल और रिसेंट मिसाल जो थी वो आपने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन, सेनेट चेयरमैन को के खिलाफ अदम एतमाद का वोट था। आपने देखा कैसे वो 65 लोग खड़े हुए और जब वोटिंग का टाइम आया तो उसमें से 14-15 गायब हो गए। फिर जब डिनर हुआ रात को तो पूरे के पूरे 65 पहुंच गए वापस। ये तो हाल है ऑपोजिशन का। अब इस ऑपोजिशन से आप कहेंगे कि आप इकट्ठे होकर मुत्तहद होकर रेफर कमेटी के जरिए आप कोई इनकलाब ले आएंगे, तो मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से अच्छी बात है वैसे एक ऑपोजिशन अगर प्रेशर रखे हुकूमत पर, बहुत अच्छी बात है। जो उनकी कोताहियां हैं, जो पॉलिसी में उनकी गलतियां हैं, उनकी निशानदेही करें, उस पर एग्रेसिव पोजीशन ले। महंगाई के मामला हो, किसी कोई भी ऐसा अवामी इशू, उस पर पोजीशन ले डट के। हम मीडिया भी यही करता है, उनका भी काम है ये करना। लेकिन मेरे ख्याल से अब इन बातों को छोड़ देना चाहिए कि 5 साल पहले से हुकूमत गिराएं। हर कोई इस बात पर मुत्तफिक हो चुका है कि एक हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने का वक्त देना चाहिए और वो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। 5 साल बाद पता चल जाएगा कि क्या कारकर्दगी थी। मैं तो उस पर 1-2 प्रोग्राम्स कर चुका हूं कि 90 की दिहाई में जब 2-2 साल मिले तो इन पार्टीज ने किया और जब इनको 5 साल मिले तो इनकी कारकर्दगी अपने मयार के मुताबिक, अपने जो 90 की सियासत के मुताबिक थी, उससे बहुत बेहतर थी। तो 5 साल मिलने चाहिए पूरे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। ठीक है, मुनीब फारूक साहब। अब बात यह है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन, ठीक है, ये जो वो कर रहे हैं इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। मिलना बैठना, जॉइंट प्रेस टॉक, हुकूमत नकम्मी, हुकूमत जा रही है, हुकूमत ला। अरे भाई, हुकूमत को भेजने के लिए जो आर्मर आपको चाहिए वो इनक्रिप्टेड है, उसका कोड आपके पास नहीं है। वो बंदूक आप पकड़ लें, उस पर उछलते रहें, उस पर कूदते रहें, उसके साथ लटक जाएं, आपको उसको चलाने का कोड ही नहीं है आपके पास। आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर आप डाल रहे हैं घासलेट, उसके अंदर डलेगा हाई ऑक्टेन, जिसकी आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी आपको वो नहीं मिल सकता। वंस यू हैव इट तो आप जरूर करें। अब कल बिलावल साहब कह रहे थे हम आधे रास्ते में जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। आधे रास्ते में कहाँ, आप पूरा रास्ता कर लीजिए। लिहाजा ऑपोजिशन जो कर रही है, शहबाज साहब जो कर रहे हैं, वो दैट इज क्लासिक शहबाज शरीफ साहब। बाकी बिलावल साहब जो कर रहे हैं, आई मीन वी कांट ब्लेम हिम फॉर दैट। दिस इज ऑल ही कैन डू राइट नाउ। ये इनके पास यही कुछ है करने के लिए। फाइन, हुकूमत को गाली दें, बुरा करें, आई एम नॉट सेइंग कि हुकूमत बहुत कुआला है, बट दिस इज द मैक्सिमम दैट दे कैन डू। उनके पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। इरशाद भट्टी साहब। एक तो अल्लाह के फजल से ये मुत्तहदा नहीं है, इसलिए क़यादत का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ये मुत्तहदा हो जाए तो इसकी क़यादत इरशाद भट्टी बेहतर अंदाज में करेगा दोनों से। तो शेर सुन लें एक, कल जो 27 सेकंड का एक जो टोटका बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ने दिया, तो उस पर शेर सुने। तुसी हुण सेहतमंद,
तुसी अगे असी ये हमने अभी दिखाया भी है। तुसी हुण सेहतमंद, तुसी अगे असी पिछे, ये कह के बिलावल ने इनकलाब लीड खादमे आला सुच विच ला दिती। तुसी जवान, तुसी बनो प्रधान, ए फरमा के शहबाज शरीफ ने इनकलाब लीड सुच समेत बिलावल नू पकड़ा दी अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये है हमारी सियासत का असल चेहरा। ये 30 सेकंड या 27 सेकंड जो है, ये हमारी इसके बाद क्या बोलेंगे हमारी सियासत का, ये जबरदस्त हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये है हमारी सियासत का असल चेहरा। ये जो चंद जुमले थे, ये है सियासत जिसका दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, जाती मफादात से भरी हुई है, जाती केसेस, कोई असूल नहीं, कोई कायदा नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, ये आप मैडम शेख सारी जिंदगी याद रखिएगा कि हमारे इनकलाब को शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। अब ये छोड़ दें, जिया ना आते तो भुट्टो को फांसी ना लगाते तो आज शरीफ बरादरान इत्तफाक मिलों में अपनी नौकरियां कर रहे होते, टिफिन लेके साथ जाते, दोपहर का खाना वहां खाते, वहां से वापस आया करते। ये छोड़ दें कि भुट्टो का मरना शरीफों का जिंदा होना है। ये छोड़ दें शरीफों और भुट्टो का माजी कैसा है। ये छोड़ दें कि ये एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं, करप्ट कह चुके हैं, एक दूसरे के बयानात, लड़ाइयां, मुआहदे, सारी बारियां, ये सब छोड़ दें। अच्छा, यही शहबाज शरीफ साहब थे जो सिंध पर देख कर कहा करते थे, मरसू मरसू कम ना करसूं, ये ताना दिया करते थे। यही शहबाज शरीफ साहब थे जो कहते थे, आसिफ जरदारी तुझे लड़काना, कराची लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा, चौक में ना लटकाया, पेट न चीरा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वैसे आज शहबाज शरीफ साहब थोड़ा मैं ना की रखा। अच्छा, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के जवाबी हमले आज पर आ जाए, 2-4 जुमले। अच्छा, ये एक तो ये है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये बी टीम है, ए टीम जब कुछ करना होगा तो वो ए टीम और है। ठीक है। ये आप देखें कि 2 सालों में हुकूमती परफॉर्मेंस गवर्नेंस कितनी लो लेवल पे है। इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट की है सिवाय भाषणों को, तकरीरों के असेंबली में, बाहर कुछ या टीवी चैनलों पर। ये करेंगे कुछ नहीं, यही करेंगे क्योंकि ये इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये जो आपका पॉइंट है ना, अच्छा, ये मैं उठा रही हूं, भट्टी साहब के ख्याल में ये कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों जानिब से ये बी टीम है, ए टीम ने जब कुछ करना होगा तो वो अलग है। आखिरी सुन लें एक जुमला, ये संजीदा नहीं है मैडम शेख, ये संजीदा नहीं है। ये पहले भी एपीसी हो चुकी है, पहले भी मरियम बिलावल मुलाकातें, बिलावल शहबाज मुलाकातें, चाचा भतीजा मुलाकातें, रायविंड मुलाकातें, धरना, मार्च, फजलुर रहमान, सब कुछ। ना कुछ हुआ है, ना कुछ करना है। जब कुछ होगा मैं आपको पहले इतला कर दूंगा कि अब ए टीम मैदान में आ गई है, अब 2020 शुरू हुआ, ये टेस्ट खेलने वाली टीम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस ठीक है भट्टी साहब, वी गोना होल्ड यू टू दैट। भट्टी साहब हमें बताएंगे जब कुछ असल में होने वाला होगा और ए टीम मैदान में आने वाली होगी। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन दैट। जी, हम बात करेंगे नैब कानून के मामले पर, जहां हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठे थे। इन मुज़ाकरात में एक डेडलॉक्स आ गया है। हुकूमत ने नैब कानून में अपोजिशन की 35 तरामी मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर तजावीज़ जो दी गई हैं अपोजिशन की जानिब से वो मान ली तो नैब का कानून और एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि जी हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात करने नहीं करेंगे, हम इनकार ही कर दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी पर आए कानून साजी कर दिया है और अब फैसला एपीसी ही करेगी। इसी सिलसिले में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए, बल्कि शाहजेब खानजादा साहब के साथ बात करते हुए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने क्या कहा पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। एक जो एंटी टेररिज्म का बिल था, आप यकीन करें इतना खौफनाक बिल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वह फिर ना आपको नैब की जरूरत रहती पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ना आपको इस मुल्क में जमहूरियत रहती उस बिल के बाद। जी, हम किसी नाजायज बिल को वोट नहीं देंगे। अभी ये बिल ड्रॉप हुआ है, आप उसकी हैसियत देख लें, पता नहीं कल फिर लेकर आ जाए क्या ये फैटफ का बिल है। हमें खुद इन वज़रा ने कहा जी ये फैटफ का हिस्सा नहीं है। हमने कहा फिर आप क्यों उसको फैटफ में डाल रहे थे। ठीक है जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत ने 4 बिल्स पेश किए जिसमें एक एंटी टेररिज्म का बिल था, वो इंतहाई खतरनाक है। इसी पर हमने सवाल आज कुछ यूं रखा है कि हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिए क्या हुकूमत को अपोजिशन की बात मान लेनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है। शहजाद इकबाल साहब।
देखिए, अगर आपका सवाल ये कि क्या मुकम्मल तौर पे ऑपोजिशन का बिल मान लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप डिबेट करें इसमें। जो हुकूमत का भी एक 3 पेज का जो बिल था, उसमें कुछ ऐसे नुकात थे जो कि ऑपोजिशन के ड्राफ्ट में भी मौजूद हैं, और उसमें बड़ी अहम बात है जिस पर पहले भी एक ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई थी, वो ये है कि अगर कोई मामला मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का होता है, कोई प्रोसीजर लैप्स का होता है, तो उस पर नैब का केस नहीं बन सकेगा अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रूव कर सकें, आपके पास ये एविडेंस हो कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि मटेरियली बेनिफिट कर रही है उस फैसला लेने वाले को। तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं बन सकता। मटेरियल बेनिफिट का एविडेंस होगा उसी ट्रांजैक्शन में, तो फिर उस पर बन सकता है नैब का केस। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है पाकिस्तान के हालात देखते हुए। जो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या इवन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, वो फैसला करते हैं, बाद में पता चलता है कि फला फैसले से कौमी खजाने को नुकसान हो गया, इसलिए नैब का केस बन जाता है। लेकिन हालात को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि क्या उस शख्स ने ये फैसला करते हुए कुछ माली फायदा हासिल किया या नहीं किया। इस किस्म के नुकात रहने चाहिए। जो फ्लॉ है, जो खामी नजर आती है मुझे हुकूमत के बिल में, वो ये है कि जो बहुत मरतबा अदालतों ने उस पर अपनी रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस दी हैं कि आप बेल का कानून बनाएं। आप एहतसाब अदालत नहीं जा सकता, कोई जो नैब का मुल्जिम है वो एहतसाब अदालत नहीं जा सकता बेल के लिए, उसको हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। इस बात को एड्रेस करें। 90 दिन का रिमांड आपने क्यों रखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है, इस बात को एड्रेस करें, क्योंकि ये 90 दिन का रिमांड सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरीके से अरेस्ट के जो पावर्स हैं, उसको आप एक फर्द वाहिद से लेके, एक नैब चेयरमैन से लेके आप या तो अदालत को दे दें या कोई और तरीकेकार बना लें, या एक चीज वाजे कर दें कि कब स्टेज पे, किस स्टेज पे गिरफ्तारी होगी, कन्विक्शन के बाद होगी या अगर ट्रायल पे होगी तो किस तरीके से होगी। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत के उससे बात से मिसिंग है। जो बात मुझे हुकूमत की कल एक समझ आई शहजाद अकबर साहब की, वो कह रहे हैं कि यार ये बिल को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं नैब के कानून को कि उससे एहतसाब का अमल ही खत्म हो जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अगर करप्शन के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो नैब को देखना चाहिए। ऑपोजिशन चाहती है कि उस बात को भी इस पे से निकाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह की बातें, तो ये गिव एंड टेक होगा। इस पे जो बेहतर लॉ बन सकता है एहतसाब के लिए, कि एहतसाब भी हो। पाकिस्तान में करप्शन है, एहतसाब होना जरूरी है, वो एहतसाब का अमल भी खत्म ना हो, लेकिन इस इदारे को, इन कवानीन को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है मुनीब, आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कानूनी नुक्ते पर भी। बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं शहजाद ने, लेकिन तासुर ये जा रहा था, गो के शाहिद खान अब्बासी साहब ने इसकी तरदीद की है कि शायद फैटफ कानून पास करने की आड़ में नैब कानून में कुछ अपनी मनचाही तरमीम करवाने का कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से। देखिए, जहाँ तक फैटफ के हवाले से कानून साजी है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि किसी एक जमात या किसी एक ग्रोह के लिए हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान का बड़ा सीरियस कंसर्न है फैटफ के हवाले से। हमारी जो हालत रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हम सब के सामने है। तो एज अ होल पाकिस्तान के पार्लियामान को बड़ा मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे अभी शहजाद ने भी जिक्र किया, मैं बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के, ये जो ड्राफ्ट्स आते हैं अमेंडमेंट्स के या कानून के या कानून साजी के लिए, जो पहले कमेटी स्टेज तक जाते हैं, फिर पार्लियामान में आ जाते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात जैसे अभी की जा रही थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो क्वालिफाई मनी लॉन्ड्रिंग तब करेगा जब वो ये इस्टेब्लिश होगा कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। यहाँ पर बड़े ब्लैंकेट किस्म के मामलात आ जाते हैं कि जी आप, वो फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। वो नेसेसरीली क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता उससे कि आपने किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। फर्स्ट यू हैव टू इस्टेब्लिश कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, किसी जुर्म के नतीजे में ये पैसा बनाया गया है और इस पैसे को फिर यहाँ से राउट किया गया है, किसी और जगह पर लॉन्डर किया गया है। सो इसी तरह ये बात दुरुस्त है कि नैब के कानून के अंदर कुछ बुनियादी हुक्म हैं, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वो अदालती फ़ैसलों के अंदर मौजूद हैं। ये रिमांड की बात है, बेल के ऑप्शन की ना होने की बात है, और इवन अरेस्ट के हवाले से जो अदालती फ़ैसलों के अंदर लिखा गया है वो बात है। तो वहाँ पर तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहा था जानने की, अब वो PMLN इस बात से बिल्कुल फिर गई है कि नहीं को हम 35 रुकाती कोई अमेंडमेंट, हमारा तो प्रपोजल था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही कोई नहीं करता, बस सिर्फ जनरल डिस्कशन थी। अगर जनरल डिस्कशन थी तो वो क्या थी? दी ऑपोजिशन शुड कम आउट क्लीन एंड से कि जी हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये 5 सेक्शंस हैं नैब के, इनके ऊपर है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर अदालती फ़ैसलों को साथ लगाएं, अदालती ऑब्जर्वेशंस को, अदालती रिकमेंडेशंस को साथ लगाएं, अगर आप सिंसियर हैं अपने कॉज में। ये बात, इसको मैं रद्द नहीं कर सकता
ये मनाफी होगी हकायक के कि हमारे मुल्क में कानून को तोड़ा मोड़ा जाता है अपनी कन्वीनियंस देखते हुए। आज PMLN या अपोजिशन रिसीविंग एंड पे है, कल ये हुकूमत रिसीविंग एंड पे होगी। आज इस गवर्नमेंट को बड़ा सूट करता है जो कुछ हो रहा है ये, लेकिन इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जितने मसाइल मामलात इसके अंदर हैं इस कानून के अंदर, और अगर कोई आप तोड़ मोड़ के नए कानून भी बना लेते आपको लगता है ऑपोजिशन की जो भी तजावीज है तरामीम से मुतल्लिक, उसके साथ कुछ अपनी तजावीज अटैच करें कानूनी दलाइल के साथ? इरशाद भट्टी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि ये जनरल डिस्कशन नहीं थी, ख़ास डिस्कशन थी। दूसरी बात यह कि 90% तरीके इंसाफ को, 90% मुस्लिम लीग को, 90% पीपल्स पार्टी को इसका इल्म ही नहीं था कि लाहौर में क्या हुआ, और पहले क्यों 3 ड्राफ्ट बने, फिर क्यों 2 ड्राफ्ट बने, 15 सफाती जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका ड्राफ्ट, और 3 सफाती वही ड्राफ्ट जो हुकूमत ने वो पहला ब्यूरोक्रेसी और ताजरों को वो निकालने के लिए एक नैब तरमीमी आर्डिनेंस लाए थे। तो ये ख़ास लोगों में, आप ख़ास लोगों से हमारी जमातों को देखकर आप पता चल रहा होगा कि ख़ास लोग 2-4 होते हैं, ये उनके दरमियान डिस्कशन चल रही थी। लेकिन अगर आपने ये सारा अपोजिशन का मान लिया, सब मान लिया, 35 जो 15 सफाती 35 नुकात हैं, तो नैब दफन, इत्साब दफन, सब केसेस दफन, सब करप्शन दफन, सब हमारा पैसा लुटा हुआ दफन, और फिर इसके बाद चंद सालों बाद ये कौम भी दफन। इसकी वजह यह है कि आप बिलाशुबा हम इस पे बात करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इत्साब, नैब की कमियां कोताहियां, सारा सब कुछ ठीक, सब कुछ जायज़, लेकिन ये करना क्या चाह रहे हैं? आपको इसके मैं 2-4 ट्रेलर दिखाता हूँ। करना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, गिरफ्तारी से मुतल्लिक चेयरमैन नैब का इख्तियार ख़त्म करना चाह रहे हैं, मर्जी है आपकी, सज़ा होने तक किसी को गिरफ्तार ना करना, गिरफ्तारी के बाद अदालत से रजू का ऑप्शन, ठीक है, 90 दिन की बजाय 14 दिन रिमांड, रजाकाराना प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन ख़त्म, या प्ली बार्गेन करने वाला 5 साल के लिए नायल, मुकदमे का दौरानिया 6 माह, एक केस में 1 रेफरेंस, कोई ज़िमनी रेफरेंस नहीं। ये मुजवज़ा तजावीज़ें जो आई हुई थी। अच्छा, किसी जुर्म को हुए 7 साल हो जाए, नैब केस नहीं बनाएगा। आप अंदाजा कर लें, 7 साल से पहले सारे फारग। अच्छा, आगे सुने, 1 अरब से ज्यादा की करप्शन पर नैब एक्शन लेगा, मतलब 1 अरब से कम हो 99 करोड़ 99 लाख 99,999 सारे फारग। अच्छा, नैब सजा याफ्ता रुकने असम्बली बन सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी ओहदेदार की नायली 5 नहीं, अवामी नहीं, मेरी सुन लीजिए, आगे बढ़ना है तो आप बढ़ जाएं, मेरी सुन लीजिएगा, फिर ये मैं अभी थोड़ा सा पीछे रह गया हूं, मुझे भी साथ लेते जाइए, आगे बढ़ना है। अच्छा, 5 साल नायली होगी। मुल्ज़म के खिलाफ उसी सूबे में तहकीकात जहां से वो मुंतखब हुआ या जहां खिदमात अंजाम दी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई चला सकता है, कोई मुकदमा चला सकता है? यानी वो पनामा GIT, मनी लॉन्ड्रिंग GIT वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो कि हमारी जानों को खतरा है। अच्छा, जो नैब केस तफ्तीश के बारे में नैब अफसर बार नहीं बता सकेगा, जो बताएगा मीडिया को उसको सजा मिलेगी। आप अंदाजा कर लें, नैब अफसर के खिलाफ तशद्दुद हरासा करने का मुकदमा बनेगा। ठीक है। अच्छा, और इन सब तरामीम का इतलाक 15 नवंबर 1999 से होगा, यानी आप देखें। अच्छा, और आखिरी बात, ज़राए आमदन की शिक ख़त्म, एक दफ़ा, और वो जो आमदन से ज़्यादा असासे की शिक ख़त्म, और एक दफ़ा बंद या मुकम्मल हो जाने वाली इंक्वायरी दोबारा नहीं। तो इसका मतलब है बंद कर दो यार, नैब को वैसे बंद कर दो, क्या करना है इसको चला के? ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये इस मुल्क के तकदीरों के फैसले करने वाले लोग हैं। यही लगता है कि ऑपोजिशन की जो तजावीज़ है सारी की सारी चाहिए, वो हुकूमत को नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हसन निसार साहब। अलीना, मेरे फहम के मुताबिक जो आपका बेसिकली जो बुनियादी तौर पे आपने तनाव के ख़ात्मे की बात की है, आप इधर से आओ उधर से आओ, ये जो है ना इसका बुनियादी नुक्ता है तनाव, मुझे ये समझ आई है। तो बावजूद ये तनाव कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हुआ तो ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई ख़ास तौर पे PTI, ख़ास तौर पे कि मेरा नहीं ख्याल कि PTI नंगी चिट्टी इस तरह दिन दहाड़े खुदकुशी कर लेगी। उनका वजूद ही इस अनाद, इस गुस्से, इस नफरत, इस जंग, उनका तो बुनियादी नुक्ता ये है।
ये बाकी नजरियात मदरियात और ये और वो छोड़ो, आप का तकिया कलाम आज इनके तमाम लोगों की गुफ्तगू 90% गुफ्तगू चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे, और वो जुज़वी तौर पे बात ठीक भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, इनकी बुनियाद है ये। कैसे ये खत्म हो जाएगा जी? ये अगर ये इनका तनाव खत्म होता है तो समझे फिर अनदर पीपल्स पार्टी, अनदर नून लीग, अनदर नवाज शरीफ, अनदर आसिफ जरदारी। वही मैंने कहा, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। हुलिये फर्क, शक्लें फर्क, हीरो और विलन में मकसद तो दोनों का एक होता है, तरीकेकार का ही फर्क है ना। तो इसलिए तनाव नहीं खत्म होगा, उल्टा लटक जाए कोई, जो करेगा वो खुद मुक जाएगा, और वो एक ही फोर्स है, वो पीटीआई है। बाकी तो तनाव खत्म हो चुके हैं सारे इनके आपस में। ठीक है, अभी चचा भतीजा खड़े नहीं थे कि तुम्हारे कंधे, वो कहता तुम्हारे कंधे। हाँ, तनाव शनाव भूल जाए। ठीक है। मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शबली फराज साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा, कहते हैं नैब कानून पर अपोजिशन को एनआरओ नहीं दे सकते चाहे हुकूमत चली जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साहब, लेकिन मसला ये कि मुज़ाकरात क्यों किए हैं? फिर मुज़ाकरात इसलिए किए हैं कि दो नुक्ते हैं। हुकूमत का मसला एफएटीएफ है, अपोजिशन का मसला नैब है। टेरर फाइनेंसिंग जो है, सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए आज भी जो चीज़ें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में बैठे पाकिस्तान के दहशतगर्द अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये भी इत्तलात हैं कि यहाँ जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस होते हैं उसकी पेमेंट दुबई या अफ़गानिस्तान में की जाती है, यहाँ से हवाले के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि वो किसी भी तरीके से इस सूरत हाल से बाहर निकलें। अब जिस तरह अभी मुनीब कह रहे थे कि एटफ वैसे तो एक नेशनल इशू है, लेकिन चूंकि अब इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो वो अपोजिशन उससे एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाह रही है। गवर्नमेंट एक तरीके से कॉर्नर्ड है उस सिलसिले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुकम्मल तौर पे उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। देखिए, सिवाय दो तीन, ये बात ठीक है कि इमरान खान अगर नैब के मसले पर या एहतसाब के मसले पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर वो इमरान खान नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो बुनियादी नुक्ता ये है जो इमरान खान के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है नैब के बारे में, कि नैब का तासुर बाय एंड लार्ज जो उभर रहा है वो इसी वजह से उभर रहा है कि जी आप बिल्कुल टोटली गवर्नमेंट साइड पे हैं। यहाँ गवर्नमेंट एक बात करती है और दूसरी तरफ नैब की तरफ से रेफरेंस इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं। अब ये बात इस हद तक खुल गई है कि पीएमएल क्यों भी ये कह रही है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी खुलवाई गई है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के कहने पर खुली है। तो अब ये जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये है, तो जहां इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी से किसी भी तरीके से उनको कंसेशन दें, वहां उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एहतसाब के इदारे में, एहतसाब के इदारे पे जनरली एतमाद बहाल हो, ताकि करप्ट लोगों को सजा मिले और करप्ट जो है वो एतमाद बहाल हो एहतसाब के इदारों में। ठीक है, क्या तो अब ये देख रहे हैं कि ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है। आने वाले दिनों में भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है, अपने तज्जियाकारों की राय भी जानेंगे। विल कंक्लूड ऑन दैट। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।